Good afternoon, class. Yesterday, in the financial derivatives, I had started Unit 2, in which I had taught you different topics related to forward contract and future contract. In the forward contract, you have studied what is forward contract, features of forward contract. After that, you had studied future contract, what is future contract, then features of future contract, and at last types of future contract. I think whatever I had explained to all of you, everything is clear. Now in today's class, I am going to continue the other different topics in Unit 2, and the next topic, which is related to future contract, that is the functions of future contract. Functions means the things which have to be operated or which have been conducted in futures contract. First one, hedging. As you all know, future contract determine the price fixation for a longer period, as well as this contract is basically operated under a registered market, regulated market, and there is a trust generated among both the parties. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट के बेस पे होता है, रजिस्टर्ड मार्केट है, और उस रजिस्टर्ड मार्केट के बिहाफ पे जो भी आपकी पार्टीज अवेलेबल हैं, यानी बायर्स एंड सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, उनके बीच में एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। रीज़न, सारी चीज़ें लीगल बेस पे आपके एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला जो फंक्शन अवेलेबल होता है, दैट इज़ दी हेजिंग, हेजिंग ऑफ रिस्क। विच काइंड ऑफ रिस्क? पहला रिस्क, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है, तो वहाँ पे ब्रीच होने की पॉसिबिलिटीज़ है बायर और सेलर के बीच में कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो ऑपरेट कर रहे हैं उसको ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। रीज़न, लीगल बेस पे सारी चीज़ें आपकी ऑपरेट की गई हैं और उस लीगल बिहाफ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट कर रहे हो उसमें कोई भी पार्टी आपको ब्रीच नहीं कर पाएगी। दूसरा, प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन के बिहाफ पे फ्यूचर की प्राइस को एनालाइज करते हुए हम आज की प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस के बेस पे भी रिस्क हेज होता है कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस आपकी इंक्रीज़ होंगी या प्राइसेस आपकी डिक्लाइन होंगी तो कहीं ना कहीं आप पर ये रिस्क भी हेज हो जाता है। सपोज करिए कि एक बायर है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है लॉन्ग टर्म, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी पोजीशन हमेशा लॉन्ग बेसिस पे रहे। रीज़न, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसिंग आपकी बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो वो चाहेगा कि आज की प्राइस से फ्यूचर में प्रोडक्ट मिलता रहे। जबकि एक सेलर हमेशा ये चाहेगा कि उसकी पोजीशन शॉर्ट हो। रीज़न, शॉर्ट पोजीशन में उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट की करंट प्राइस पे भी वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है, दैट इज दी हेजिंग। नेक्स्ट वन, प्राइस डिस्कवरी। यहाँ पे हम प्राइस को पहले से डिस्कवर कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आप लोगों को पता है कि प्राइस का फिक्सेशन हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी एक एग्रीमेंट के बिहाफ पे बायर और सेलर प्री डिफाइंड अपने प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर मार्केट के बिहाफ पे किसी भी तरीके का कोई भी आपके प्राइसिंग वेरिएशंस हो रहे हैं, तो उन वेरिएशंस को देखते हुए हम पहले से ही प्राइस को फिक्स कर लें, जिससे कि दोनों ही पार्टीज़ प्री डिफाइंड रेट से अगर सेटिस्फाइड हैं तो वहाँ पे आपके लिए किसी भी तरीके की लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन। स्पॉट रेट, फ्यूचर रेट, इसमें वेरिएशन हमेशा होंगे। अगर इन वेरिएशंस के बिहाफ पे आप अपने आप को वेरी कराओगे तो वहाँ पे हमेशा ब्रीच होने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी कॉन्ट्रैक्ट के, और वो आपके लीगल एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्राइसिंग को पहले से ही डिस्कवर कर सकते हैं, पहले से उसकी डिस्कवरी यानी उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। थर्ड वन, लिक्विडिटी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन होती है। लिक्विडिटी किस तरीके से है कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में फंड का फ्लो एफिशिएंट रहेगा। रीज़न,
जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो कोई भी पार्टी जब ब्रीच नहीं करेगी तो जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी रेगुलर सप्लाई होती रहेगी और आपके पास रेगुलर फॉर्म में पैसा आता रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो लिक्विडिटी है वो भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटेन रहेगी। एंड द लास्ट वन, प्राइस स्टेबलाइजेशन। बायर और सेलर दोनों ही अपने एग्रीमेंट में किसी न किसी प्राइस पे स्टेबल होते हैं कि एक प्राइस हमने फिक्स कर लिया और उस प्राइस पे ही हम ट्रांजैक्शंस को इन फ्यूचर ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ने एग्री किया है, तो दोनों ही अपने ट्रांजैक्शंस को लेकर के सेटिस्फाइड हैं, तो प्राइस कहीं ना कहीं मार्केट के बिहाफ पे वो स्टेबल भी कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे फेज में हमेशा आपको ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट पे करना होता है। स्पॉट रेट में भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ऐसे फेज में किसी भी पार्टी के लिए लॉस जनरेट हो सकता है। तो ये आपके डिफरेंट फंक्शंस थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इट मीन्स द प्री डिटरमाइंड प्राइस at which the parties are ready to buy and sell the underlying asset for more than 2 days। ये आप लोगों को पता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग का मतलब है कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जो दोनों पार्टीज यानी बायर और सेलर दोनों ने ही म्यूचुअली डिसाइड किया है, दोनों म्यूचुअली रेडी हैं उस प्राइस पे किसी एक अंडरलाइंग एसेट की बाइंग सेलिंग करने के लिए 2 दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड पे। 2 दिन का टाइम पीरियड अगर होगा तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे मोर देन 2 डेज का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पे प्राइसिंग का फिक्सेशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्राइसिंग के कंसिडरेशन में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे 2 डिफरेंट थ्योरीज आपकी इन्वॉल्व की गई हैं। ये दोनों ही थ्योरी आपको पढ़नी है। चलो देखते हैं क्या है। द प्राइस डिटरमाइंड the predetermined price the parties agree to buy and sell the underlying asset for more than 2 days are known as pricing of future contract। अभी ये बात डिस्कस की गई कि 2 पार्टी जो बायर और सेलर अवेलेबल हैं, दोनों के बिहाफ पे एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस आपकी फिक्स होती है और ये 2 दिन से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर ऑपरेट हो रहा है किसी अंडरलाइंग एसेट का, तो वहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स हो रही है दैट इज द प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सेवरल थ्योरीज विच हैव मेड एफर्ट्स to explain the relationship between spot and future price। यहाँ पे आपके कुछ थ्योरीज हैं जिसमें आपको 2 थ्योरी पढ़नी है जो 2 चीज़ों का रिलेशन आपको बताएगा। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में क्या आपके रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें आज की स्पॉट प्राइस के लिए, तो पास्ट से अगर आज की स्पॉट प्राइस देखेंगे तो पास्ट के लिए आज की स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस है और आज की जो स्पॉट प्राइस है यानी जो आपकी इनिशियल स्पॉट प्राइस अवेलेबल है उसको हम इनिशियल फ्यूचर प्राइस भी कह सकते हैं कि पास्ट के बिहाफ पे आज की फ्यूचर प्राइस है वो फ्यूचर के लिए आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अलग जनरेट कराएगी। चलिए तो थ्योरी देखते हैं। पहली थ्योरी है द कॉस्ट ऑफ कैरिंग अप्रोच। कैरिंग कॉस्ट आप सबने सुना है कि किसी भी चीज़ को जब आप होल्ड करके रखते हो अपने पास तो जितना ज़्यादा आप होल्डिंग कॉस्ट पे कर रहे हो वो आपके लिए कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। तो पहली थ्योरी जो आपकी ली गई है वो कॉस्ट एंड कैरिंग अप्रोच, वो कैरिंग कॉस्ट के बिहाफ पे ही डिटरमाइन की गई। सम इकोनॉमिस्ट लाइक कीन्स एंड हिक्स हैव आर्ग्यूड दैट फ्यूचर प्राइसेस एसेंशियली रिफ्लेक्ट द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। कुछ इकोनॉमिस्ट थे जैसे कीन्स और हिक्स, इनके बीच में आर्ग्यूमेंट था, ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि फ्यूचर प्राइस जब भी हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी अफेक्टेड होती है कैरिंग कॉस्ट से किसी भी अंडरलाइंग एसेट। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है और वो आपको आफ्टर 1 मंथ मिलेगा, तो 1 महीने तक वो प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड किया जा रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं वेयर हाउस बना होगा जहाँ पे उसको स्टॉक के फॉर्म में रखा गया होगा, तो वहाँ पे उसको आपको कैरिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है। तो ये कैरिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर प्राइस को अफेक्ट करती है, ऐसा कीन्स एंड हिक्स ने अपनी थ्योरी में प्रोवाइड करा है। इन अदर वर्ड्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस रिफ्लेक्ट द कैरिंग। तो आज की प्राइस और फ्यूचर प्राइस अगर इनमें हम कुछ डिफरेंस और ना देखें, सिर्फ इतना देखें कि आज की प्राइस 100 रुपये अगर है तो फ्यूचर की प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कैरिंग कॉस्ट आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है?
In other words, the interrelationship between spot and future prices reflect the carrying cost, that is the amount to be paid to store the asset from the present value to the future maturity time. तो आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपकी मे भी कम होगी इन कंपैरिजन टू फ्यूचर जो आपकी मेच्योरिटी टाइम पे आपकी वैल्यू होगी। रीज़न, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट आपके कैरिंग कॉस्ट को जनरेट करा रहा है और वो कैरिंग कॉस्ट आपसे बेयर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, food grains on hand in June can be carried forward or stored till December. फूड ग्रेन्स है जिस आपके हाथ में है जून में, इसको आपने दिसंबर तक स्टोर कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ कैरी विच इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस द एसेट रिड्यूस द इनकम लेवल ऑफ एसेट। तो कहीं ना कहीं जो आप स्टोरेज कॉस्ट दे रहे हो, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो फाइनेंस के लिए, यानी जो पैसा आपने यूज़ किया है, तो ये सब कहीं ना कहीं जो आपके पास फूड ग्रेन से इसको आप बेच करके पैसा कमा करके कहीं जमा कर देते, या आप जो एसेट बेच करके पैसा तो कहीं यूज़ कर लेते, तो उसके अगेंस्ट में भी आपके लिए इंटरेस्ट लॉस हुआ। दूसरा, आपने स्टोरेज किया तो एक्स्ट्रा आपके लिए स्टोरेज कॉस्ट जनरेट हुई। तो ये दोनों कॉस्ट कहीं ना कहीं आपके इनकम के लेवल को रिड्यूस करेगा अगर आपने अपनी फ्यूचर प्राइस आज की वैल्यू में स्टोरेज कॉस्ट और आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग अप्रोच यही कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आज की डेट पे आप प्राइस फिक्स कर रहे हो, तो उसमें आपके एटलीस्ट स्पॉट प्राइस में दो चीज़ों का इंक्लूड हमेशा होना चाहिए। एक आपकी कैरिंग कॉस्ट और दूसरा आपका जो इंटरेस्ट है, जो रेवेन्यू आप पैसा जमा करके इंटरेस्ट कहीं से जनरेट कर सकते थे एसेट को सेल आउट करके, उस इंटरेस्ट की वैल्यू को आप ऐड करो। ये दोनों ऐड करके जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी, और कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट आपके स्पॉट प्राइस में ऐड होकर के आपकी फ्यूचर वैल्यू को डिसाइड करेगी। द कॉस्ट ऑफ कैरिंग मॉडल इज परफेक्ट मार्केट इन परफेक्ट मार्केट। इन्होंने बात किया परफेक्ट मार्केट। रीजन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका की इकोनॉमी आपकी परफेक्ट कैपिटल मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो वहीं के मार्केट के बिहाफ पे इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैरिंग मॉडल तैयार किया। The following formula describes a general cost of carrying price relationship between the cash, that is spot price, and future price of any asset. तो इसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ कैरिंग प्राइस रिलेशनशिप के बिहाफ पे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस इन दोनों को रिलेट करके एसेट के अगेंस्ट में एक फॉर्मूला तैयार किया गया। दैट फॉर्मूला इज फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू कैश स्पॉट प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट। अभी जब पीछे डिस्कस हुआ था कि फ्यूचर प्राइस आपकी जो होगी वो कहीं ना कहीं आपकी करंट स्पॉट प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब जो भी आपने स्टोरेज कॉस्ट पे किया है और जो भी आप इंटरेस्ट बेयर कर रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है, ये दोनों को इंक्लूड करके आपकी कैरिंग कॉस्ट डिटरमाइन की जाएगी। ये आज की करंट स्पॉट प्राइस में ऐड करके कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर वैल्यू को डिसाइड करेगा। नाउ द डिफरेंट assumptions which are available in cost of carrying model. First one, there is no information or transaction cost associated with the buying and selling of the asset. जो भी आपके ओवरऑल ट्रांजैक्शंस होंगे तो उन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में यहाँ पे एक assumption लिया गया है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आपका ओवरऑल फ्यूचर में कब खरीदा जाएगा, तो कितना आपके पास स्पॉट, ये आपका कहीं ना कहीं assumption बेस्ड होगा, और कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। नो रिस्ट्रिक्शन लिमिट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग। बोरोइंग और लेंडिंग की भी कोई लिमिट नहीं है, तो इंटरेस्ट आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो बोरो कर रहे हो, लेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको भी नहीं पता। थर्ड वन, बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट्स आर होमोजीनियस। बोरोइंग और लेंडिंग ये दोनों ही रेट आपके लिए होमोजीनियस यानी दोनों सेम होंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ऐसा नहीं होता, दोनों में रेट में डिफरेंस होता है, बट इस थ्योरी के अगेंस्ट में ये एज्यूम किया गया है कि दोनों के रेट होमोजीनियस है। नो क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है और कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। कि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर आपने कोई क्रेडिट दिया है या लिया है तो वो टाइम से आपका पे आउट भी हो जाएगा और आपका रिसीव भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी आपके क्रेडिट रिस्क अवेलेबल नहीं है। गुड्स कैन बी स्टोर्ड इंडेफिनिटली विदाउट लॉस टू द क्वालिटी ऑफ। गुड्स आपके स्टोर हो सकते हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए और उसकी क्वालिटी में किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। प्रैक्टिकली हर प्रोडक्ट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
देयर आर नो टैक्सेस, और आपके लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं है कि आप गुड्स सेल आउट करोगे, गुड्स परचेज करोगे तो कहीं पे भी आपको कोई टैक्स पे करना है। तो ये आपके डिफरेंट एजम्पशंस हैं जो आपके लिए गए हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर। इन एक सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो फ्यूचर प्राइस आर इन्फ्लुएंस टू सम एक्सटेंड ऑन एक्सपेक्टेशंस प्रिवेलिंग एट दी करंट टाइम। तो आज से हम करंट टाइम से फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि मार्केट में हमें इजीली बोरोइंग हो जाएगी, हम इजीली लेंड कर लेंगे, होमोजीनियस रेट अवेलेबल होगा, बोरोइंग लेंडिंग की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास किसी भी लेवल पे आप स्टोर कर सकते हो, क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होगा, टैक्स कुछ नहीं पे करना, क्रेडिट में कोई रिस्क नहीं है। तो ये सारे एजम्पशन लेने के बाद हम कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं फ्यूचर की कि फ्यूचर की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए। अंडर दिस हाइपोथेसिस इफ मार्केट आर ऑपरेटिंग परफेक्टली, अगर मार्केट परफेक्ट है इन सारे एजम्पशंस के बिहाफ पे, तो ऐसे केस में आपकी जो करंट फ्यूचर प्राइस है वो आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस के बराबर हो जाएगी। रीज़न, जब मार्केट में किसी भी तरीके का कोई लूप होल है ही नहीं, तो आज की जो करंट आपकी फ्यूचर प्राइस है वही आपके लिए एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट प्राइस भी कहलाएगी। बट मार्केट के बेस पे आपके ये सारे जितने भी आपके एजम्पशंस हैं ये आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एजम्पशन हट सकते हैं। तो ऐसे फेज में आपकी जो फ्यूचर प्राइस होगी वो कहीं ना कहीं स्पॉट प्राइस और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट आप डिटरमाइन करोगे, यानी जो इंटरेस्ट आप बेयर कर रहे हो और इसके साथ साथ जो आपकी ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट है, इन दोनों को इंक्लूड करके आप कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड करोगे, तब आपकी फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन की जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैरिंग मॉडल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगली थ्योरी की बात करें, द एक्सपेक्टेशन अप्रोच। प्रीवियस थ्योरी कॉस्ट ऑफ कैरिंग अप्रोच में आपके लास्ट में कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर हम एजम्पशंस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उस एक्सपेक्टेशन के बेस पे आपके एक नई थ्योरी डेवलप की गई जिसे कहा गया द एक्सपेक्टेशन अप्रोच। द एडवोकेट्स ऑफ दिस अप्रोच, यानी इस अप्रोच के अंदर जो एडवोकेट्स थे यानी जो एक्सपर्ट्स थे वो थे आपके जेएम कीन्स, जेआर हिक्स एंड एन कालिडोर। पीछे भी आपने देखा कीन्स एंड हिक्स ये आपके अवेलेबल थे। तो उन्होंने ही एक्सपेक्टेशन को समहाउ इलेबोरेट करने का फैक्टर इन्वॉल्व किया है और उन्होंने ही इसको भी एडवोकेट किया है। तो जेएम कीन्स, जेआर हिक्स एंड एन कालिडोर इन्होंने आपस में आर्ग्यू किया द फ्यूचर प्राइस एज द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस एट द फ्यूचर डेट। फ्यूचर की जो प्राइस होगी वो हमेशा किस पे बेस्ड होगी, मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे, और मार्केट एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे आपकी प्राइस फ्यूचर डेट पे आपके डिटरमाइन की जाएगी। मैनी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स स्पेशली दोज यूजिंग फ्यूचर मार्केट टू हेज will be interested to study how today's future price are related to market expectation about future। बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो फ्यूचर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो रिस्क को हेज करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं कि आज की फ्यूचर प्राइस कैसे रिलेट करेगी मार्केट के बिहाफ पे फ्यूचर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, कि आज की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो पास्ट में जो आपकी वैल्यू रही होगी जहाँ पे आपने फ्यूचर वैल्यू एक्सपेक्ट किया था, तो उस स्पॉट प्राइस से फ्यूचर में कितना चेंज आया जो आपके इन फ्यूचर भी मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेस पे चेंजेस ला सकता है। ये आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बेस्ड एक्सपेक्टेशन अप्रोच में एनालाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज जनरल एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस ऑफ द गोल्ड नेक्स्ट May 1, अगर हम बात करें तो May 1 आने वाला है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 32,000 होगी। एज्यूम कर लीजिए आज की वैल्यू, इफ टुडेज फ्यूचर प्राइस इज 31,800 ऑफ गोल्ड, गोइंग लॉन्ग फ्यूचर विल यील्ड एन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो आज की वैल्यू आपने एनालाइज किया है 31,800, 1 मई को आप एनालाइज कर रहे हो कि 32,000 वैल्यू हो जाएगी 10 ग्राम की। तो ऐसे फॉर्मेट पे अगर देखा जाए तो आपके लिए लॉन्ग फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर आपके लिए प्रॉफिट होगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस माइनस इनिशियल फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस आपके लिए है 32,000 और इनिशियल फ्यूचर प्राइस आपकी है 31,800। तो 200 रुपीज़ की आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन एनालाइज कैसे किया गया, पास्ट के रिकॉर्ड से, कि पास्ट में आपके एक्सपेक्टेशन बिहाफ पे कितना चेंज आया था, तो वो चेंजेस आपके इन फ्यूचर मार्केट के बेस पे कितना आपको बेनिफिट दे सकता है।
Differentiation of the future prices from the expected price will be collected by speculation. मार्केट में चेंजेस सभी को पता है कि बिना स्पेकुलेशन के मार्केट में चेंज नहीं हो सकता, तो फ्यूचर की प्राइस से एक्सपेक्टेड प्राइस में वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब स्पेकुलेशन, अगर मार्केट कांस्टेंट है तो मार्केट में जो पास्ट ट्रेंड है वही आपके फ्यूचर के ट्रेंड को भी एनालाइज कर देगा, क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन है ही नहीं, प्री डिफाइंड सारी चीज़ें पता है। जैसे एफडी है, अगर हमें पता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, तो अगर हमने पिछले साल एफडी कराई होती तो भी 6% मिलता, करंट ईयर में कराएंगे तो भी 6% ही मिलेगा। लेकिन अगर हम मार्केट में स्पेकुलेशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे इक्विटी में कर रहे हैं, तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके स्पेकुलेशन पे कहीं ना कहीं वैरी कर सकता है कि आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया और फ्यूचर की वैल्यू कुछ और हो गई। तो फ्यूचर प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस तब आपकी सेम हो जाएगी जब कोई स्पेकुलेशन नहीं है, यानी आपका पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है जहाँ पे स्पेकुलेशन का कोई अप्रोच नहीं है। लेकिन अगर स्पेकुलेशन अवेलेबल है तो वहाँ पे आपके फ्यूचर प्राइस और करंट की एक्सपेक्टेड प्राइस में डिफरेंस जनरेट हो सकता है। प्रॉफिट मेकिंग सीकिंग स्पेकुलेटर्स will trade as long as the future price is sufficient far away from the expected future spot price. Profit seeking जो speculators हैं वो आपके will trade as long as future price is sufficient. Future price जब तक उनके efficiency के according नहीं हो जाती वो तब तक मार्केट में speculation करते रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई expected future price डिसाइड किया है, तो आपके बिहाफ पे जब तक आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच जाओगे, आप एज अ स्पेकुलेटर मार्केट में अपनी प्राइसेस को फ्लक्चुएट कराते रहोगे, यानी आप स्पेकुलेशन करते रहोगे। तो जो स्पेकुलेटर प्रॉफिट सीकिंग स्पेकुलेटर्स हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म में अपने आप को एग्जिस्ट कराते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जब तक आप वहाँ तक अपनी फ्यूचर प्राइस को नहीं पहुँचा लोगे तब तक आप मार्केट में अपनी ट्रेडिंग यानी अपने ऑपरेशंस को बंद नहीं करोगे। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए एट लास्ट पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अगली क्लास में हम करेंसी फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके लिए मैं एक ही ओवरऑल वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ तक मैंने जितनी चीज़ें समझा दिया हैं, प्रीवियस वीडियो करंट वीडियो दोनों को ही कंप्लीट देख लीजिएगा, और ये दोनों वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।